देखिए आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये वही वाला चार्ट है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा क्लियरली लिख दिया। ठीक है, इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये आपका ईबीआईटी होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं डिवेंचर्स और लोन्स का, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, ईबीटी मिलता है। देन उसमें से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमें ईएटी मिलता है, फिर उसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट के दो फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप इस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ना ये आपका सीओजीएस आएगा। ठीक है, ये आपका सीओजीएस का फॉर्मूला, एक्चुअली ये बाद में ऐड किया ना तो ये एडिट नहीं होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं सीओजीएस। ठीक है, ये क्लियर है ग्रॉस प्रॉफिट का सीओजीएस सीओजीएस। को? हाँ जी, सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है ये सब चीजें करने के बाद उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, कि उस गुड्स को बनाने में हमारी जितनी लागत आई है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर जब उस लागत को आप सेल्स में से माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? ओके, यस मैम। डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए इसको ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। सपोज ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं जरा बता दीजिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर सब आ जाएंगे जो आपके वो होते हैं ना, जैसे आपका कैरेज इनवर्ट, वेजेस, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल, पावर। फिर उसके बाद हम लोग इधर क्या लिखते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं सेल्स, सेल्स लिखते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मैं ना आपको यहाँ से एक चीज समझाता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे एक्सपेंसेस में मतलब आपको जितनी भी जो आपकी कॉस्ट लगी वो ये सारी है, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक तरह से आपकी क्या है, अनसोल्ड इनकम है। समझने के लिए समझ लीजिए, वैसे तो ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि जो आपने यूनिट्स बनाई वो भी इन्हीं पैसे में से बनाई ना, वो इसी का पार्ट है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। तो जितने भी आपका खर्चा हुआ उसमें से जो यूनिट्स नहीं बिकी उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सीओजीएस। इन गुड्स को सेल करने में जो आपकी लागत आई है दैट इज सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब आप इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे, मतलब सेल्स को इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। बस यही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दीजिए। ठीक है, सीओजीएस के अंदर क्या आता है, बाकी सारी चीजें आ जाती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ठीक है मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हम आज टर्नओवर वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे सेल्स का यूज होगा, सीओजीएस वगैरह का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फटाफट से वो जो लास्ट टॉपिक रह गया था एक्टिविटी रेशियो वाला उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग स्विच करेंगे क्वेश्चंस पे। हमने कर लिया था करंट एसेट से। याद रखिएगा करंट एसेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से दो तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, लेकिन जब मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी। ठीक है, तो
चलिए टर्नओवर रेशियोज मैंने आपको बताया था, एक आइडिया दिया था कि क्या होता है। हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो साइकिल है वो कितनी बार कंप्लीट हो जाता है एक साल के अंदर। तो जरूरी नहीं एक साल के अंदर, पीरियड तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे कितने साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं हमारे एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, कि सपोज अगर हम स्टॉक टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो कितनी बार मैंने स्टॉक को बनाया, बेचा। बेचा बेचा का मतलब पैसे मिल गए, तो पैसे नहीं मिले होंगे तो डेटर्स बने होंगे। दो में से एक चीज तो हुई होगी, या तो उधार बेचा होगा या कैश में बेचा होगा। कैश में बेचा तो पैसे मिल गए, उधार बेचा तो डेटर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसा आपके एक पीरियड में कितनी बार हो गया, उसको कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें। ये रेशियो आपको क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि जो हम इन्वेंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेंट्रीज के अंदर। अभी मैंने डिस्कस किया था ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और जो आपके अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जितना भी पैसा आप इन्वेंट्री के ऊपर लगा रहे हो, क्या वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो स्टॉक है वो आपका आइडल पड़ा हुआ है स्टोर्स में और वो आपका प्रॉपर्ली या टाइम लिमिट्स के अंदर बेचा नहीं जा रहा है। ये आपको एक्सप्लेन करता है वेदर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज इज विद इन प्रॉपर लिमिट्स और नॉट। कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं लगा रहे हैं हम, कहीं ज्यादा यूनिट्स तो नहीं बना रहे। तो ये सब चीजें हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने आपको बता दिया क्या होता है ये, डिवाइड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब यहाँ पर कई जगह आएगा, तो आपका क्योंकि इन्वेंट्री है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड्स बाय 2, ये आपका हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमें बताता है कि हमारी इन्वेंट्री की कितनी लिक्विडिटी है, कि कितनी जल्दी हमारी जो इन्वेंट्री है वो कैश में या डेटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारा हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है तो वो हमें क्या बताएगा, इट इंडिकेट्स ब्रिस्क सेल। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, एक सेकंड गूगल कर लेते मैम हैं। टर्नओवर रेशियो का शुरू से थोड़ा सा एक बार बोल दोगे प्लीज। जी सर, आप सीआईबी से हैं? जी मैम, अच्छा सर, आप लोगों के ग्रुप में वो मिल गया क्या लिंक? अभी जस्ट आया। अच्छा जी सर, बिल्कुल आया होगा अभी। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था लेकिन वो टाइम पे पहुंच नहीं पाया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, एक ही मैंने रेशियो बताया, यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो देख लीजिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब कि हमारा जो स्टॉक है वो कितनी बार बनने के बाद सेल हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कैश या डेटर्स में। क्योंकि सेल आपकी कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला होता है, एक बार देख लीजिए। Sales minus closing stock. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक मिनट मैम, नोट कर दे रहा एक बार इस फॉर्मूले को देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अभी मैंने जेआरपी में जस्ट अभी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बार फॉर्मेट के अंदर देख लीजिए, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए सपोज ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, इधर हम एक्सपेंसेस लिखते हैं लाइक वेजेस, फ्यूल, पावर, और इधर क्या लिखते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते, क्योंकि पैसा तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी लगा है ना, जो हमने खर्चे किए वो तो उसपे भी जो यूनिट्स अनसोल्ड रह गई, तो उसको आप क्या कर देंगे, उतनी अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, लागत मिल जाएगी कि कितनी लागत में हमें ये जो यूनिट्स बन के तैयार हुई है वो कितने पैसों में बन के तैयार हुई है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
और जब आप उसको माइनस कर देते हैं आउट ऑफ सेल्स तो आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? चलिए अब वापस से आ जाते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कि आज ये कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे निकलता है, और एवरेज इन्वेंट्री आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड्स बाय 2, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। क्लियर? देखिए अगर आप जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो वो आपको क्या बताता है, वो बताता है कि आपकी इन्वेंट्री जो कितनी लिक्विड है। लिक्विड का मतलब आप लोग समझते हैं कि कितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो रेशियो है वो हमें लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेंट्री बताता है। अगर आपका ये रेशियो हाई है इसका मतलब आपकी सेल्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, अब अगर आपकी जो सेल्स है वो क्विक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको ज्यादा गुड्स को स्टोरेज की कॉस्ट नहीं लगेगी, उनको वेयर हाउसिंग की जो क्योंकि कम समय टिकेगा बनने के बाद, तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे उनको स्टोर करने के वो आपके कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये रेशियो आपका कम है तो वो क्या बताएगा, इसके बाद आपकी सेल्स, आपका जो फंड्स है वो ब्लॉक हो रहे हैं कहाँ पर, इन्वेंट्री के अंदर, की आप बना तो रहे हैं, पैसा तो लगा रहे हैं बनाने में, लेकिन वो आपका कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है कैश के अंदर, और उससे क्या होगा, उनको आप स्टोर करके रखेंगे, फिर एक समय के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, डेटोरेट हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो हमें ये सब चीजें बताता है। नेक्स्ट आ जाइए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो को डेटर्स वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। ये क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको अलग से मेंशन कर रही हूँ। डेटर्स टर्नओवर को डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा आप लोग मुझे बता दीजिए कि सेल्स डेटर्स आपके कब क्रिएट होते हैं। सपोज मैंने सेल की, कैश में भी की और क्रेडिट में भी की, कौन सी कंडीशन में मेरे डेटर्स बनेंगे, यहाँ से मेरे डेटर्स बनेंगे। जी बिल्कुल सही सर, है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूले में फिर कौन सी सेल लेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स लेंगे। ठीक है, डिवाइड्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के अंदर बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब ट्रेड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स, क्योंकि दोनों बात तो एक ही होती है, बस ट्रेड डेटर्स को क्या हमने बिना किसी डॉक्यूमेंट के उसको उधार दे दिया, बिल रिसीवेबल में हमने क्या किया, उससे हमने रिटर्न में ले लिया कि आप हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दीजिए, तब हम आपको उधार देंगे। हो सकता है कोई अननोन कस्टमर हो। ठीक है, क्लियर है ये फॉर्मूला। क्रेडिट सेल क्यों लिया, क्योंकि डेटर्स हमारे क्रेडिट सेल से ही बनते हैं। डिवाइड्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल्स में क्या आएंगे, ट्रेड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स आएंगे, और एवरेज का मतलब क्या होगा, आप क्या करेंगे, ओपनिंग ऑफ डेटर्स एंड पीआर, बिल रिसीवेबल्स और डेटर्स का जो भी ओपनिंग होगा वो प्लस इन दोनों का जो क्लोजिंग होगा वो एंड डिवाइड्स बाय 2, तो वो क्या आ जाएगा, आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। और बाय चांस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल रिसीवेबल, तो इग्नोर कर दीजिए, फिर से डेटर्स को ले लीजिए। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ना कभी क्रेडिट सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, या फिर कभी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन होते, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। टोटल सेल्स ले लेंगे, अगर क्रेडिट सेल नहीं दी गई है तो आप टोटल सेल लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे, जब आपको क्रेडिट सेल नहीं दी होगी तब, उस कंडीशन में। डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स, तो आप क्या करेंगे, फिर एवरेज नहीं करेंगे, आपको जो भी दिया होगा ओपनिंग या क्लोजिंग में से जो भी दिया होगा आप उसी को रख के अपना जो रेशियो है उसको निकाल लेंगे, मतलब जो आंसर है वो निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमें बताता क्या है, ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इंटरेस्टेड विद कलेक्शन ऑफ बुक डेट्स,
हमारी जो कलेक्शन है या जो हमारी रिकवरी है वो कितनी अच्छी है। अगर ये रेशियो ज्यादा है इसका मतलब हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है, इधर हम उधार देते हैं दूसरी तरफ पैसा आ जाता है, तो ज्यादा हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होता है उधारी में। ठीक है, और ये जो रेशियो है ये हमें हेल्प करता है कैश बजट में भी, क्योंकि अगर मुझे पता है कि 3 महीने बाद मेरे जो डेटर्स है वो हर 3 महीने बाद रिकवर हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगी, तो 3 महीने बाद मैं रॉ मटेरियल वाले का उसको बोलूंगी कि आप मुझसे, मतलब उससे मैं फिर 3 महीने का उधार ले लूंगी, जिससे मुझे उधार लेना, मतलब जो क्रेडिटर्स है, अगर मुझे पता है कि मेरे डेटर्स 3 महीने में मुझे पैसा दे देते हैं, तो मैं क्या करूंगी, अपने क्रेडिटर्स को बोलूंगी कि आप मेरे से 3 महीने बाद पैसे ले ले। तो जब हम कैश बजटिंग करते हैं, कैश का आना जाना देखते हैं, तो उस वहां पर ये रेशियो में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता देता है कि हमारी जो रिकवरी है वो कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितनी बारी हो रही है ये चीज, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। और जो आपका डेट कलेक्शन पीरियड है वो आपको समय बताएगा, टाइम बताएगा कि 2 मंथ्स के अंदर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कि 30 डेज में हो रहा है, कि 20 डेज में हो रहा है। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? ऊपर वाला आपको बताएगा कि कितनी बार हो रहा है, टाइम्स बताएगा, ऊपर वाले का जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो तब बताऊंगी मैं आपको। अभी आप समझ लीजिए, डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो जब आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है मंथ्स, डेज, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, डेज होंगे तो डेज ले लीजिएगा, मंथ्स होंगे तो मंथ्स ले लीजिएगा। सपोज 12 मंथ्स है और ऊपर से आपका आंसर है 6, तो आपने 12 मंथ्स लिया, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो ये कहां से आएगा, ये ऊपर वाले से जो अभी हमने डिस्कस किया। सपोज वो 6 आ गया, तो इसका मतलब मेरी जो रिकवरी है वो 2 मंथ्स के अंदर हो जाती है। तो ये क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड है। ऊपर वाला क्या है, वो डेटर्स टर्नओवर है, कितनी बारी मेरा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है विद इन मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, अब इसको निकालने का एक और तरीका, अगर सपोज आपको आपसे ना क्वेश्चन में डेट कलेक्शन पीरियड पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड्स बाय एवरेज डेटर्स, डेटर्स नहीं, अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और आपका फिर ये वाला फॉर्मूला जो है मंथ्स डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इस डेटर्स टर्नओवर की जगह पे मैं लिख दूं ऐसे, क्रेडिट सेल्स, इस डेटर्स टर्नओवर की जगह पे मैंने लिख दिया क्रेडिट सेल डिवाइड्स बाय एवरेज, एवरेज ऑफ जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स है। तो अब क्या होता है, फ्रैक्शन में फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये बनेगा मंथ्स और डेज डिवाइड्स बाय, क्या होगा बता दीजिए जरा, ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स है नीचे फ्रैक्शन में, ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा जी, मंथ्स के साथ चला जाएगा ना, क्रेडिट चले आ जाएगा जी, और डिवाइड्स बाय क्रेडिट सेल। तो जहां पर एग्जाम में आपसे डायरेक्टली डेट कलेक्शन पीरियड पूछा है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ये निकालिए और फिर ये निकालिए, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या बताता है, डेटर, ये भी सेम चीज होगा, ये हमें बताता है कि हमारे जो डेटर्स है उनकी क्वालिटी कितनी है, मतलब कितनी उनकी रैपिडिटी है या स्लोनेस है पेमेंट करने की, कि कितने कम समय में या ज्यादा समय में हम उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो शॉर्ट होगा, इसका मतलब हमारे जो डेटर्स है वो फटाफट से पैसे दे देते हैं, लेकिन और इससे क्या फायदा होगा, उससे हमारे बैड डेट्स कम होते हैं। और अगर कलेक्शन पीरियड ज्यादा होगा तो वो क्या बताएगा कि हमारे जो डेटर्स है वो बहुत ही डीले है, बहुत लेट करके पैसा देते हैं,
या कभी कभी तो बेड डेट्स ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें ना और नहीं दिया हुआ है, मैं यहीं पर आपको क्रेडिटर्स का भी बता देती हूँ। जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो है ना, सेम ऐसी आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी होता है, ठीक है। यहाँ बता देती हूँ, देखिए बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको डेटर्स वाला पता है तो क्रेडिटर्स का निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, वहां पर आपने क्रेडिट सेल लिया था तो यहाँ पर क्या लेंगे, परचेज होगा, क्रेडिट परचेज हो जाएगा, डिवाइड्स बाय यहाँ पे रिसीवेबल्स लिया था तो यहाँ पे पेबल्स ले लेंगे, एवरेज अकाउंट पेबल्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। और इसका भी कलेक्शन पीरियड का वही फॉर्मूला है कि आपका जो भी मंथ्स या फिर जो भी टाइम पीरियड होगा डिवाइड्स बाय इनटू ये एवरेज अकाउंट पेबल्स डिवाइड्स बाय क्रेडिट परचेज, ठीक है। चाहे तो ये रख लीजिए फॉर्मूला, या फिर जैसे सिंपल बुक में दिया हुआ है कि आपका मंथ्स और डेज डिवाइड्स बाय CTR, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ये होता है, ठीक है। क्लियर है, क्रेडिटर्स और डेटर्स टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो तीनों क्लियर है। चलिए अब थोड़े से ये आपके फॉर्मूलेज हैं, इनको देख लीजिए। ये आपके कुछ अलग अलग यूजर्स के लिए अलग रेशियोज है। अगर कोई आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जैसे कि यहाँ पर आप इसको बैंक भी समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज बैंक को लोन देना है तो वो ये दोनों रेशियो चेक करेंगे, फिक्स चार्ज कवर और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फिक्स चार्ज कवर इनकम बिफोर मतलब EBIT डिवाइड्स बाय इंटरेस्ट, कि क्या ये पर्सन हमारा इंटरेस्ट ब्याज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। दूसरा डेट सर्विस कवरेज, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट दोनों देखते हैं, ठीक है। दोनों चीजें देखते हैं हम इसके अंदर। ये क्या मैडम बैंक देखता है ये? सर बैंक या कोई भी क्रेडिटर जो कंपनी को लोन दे रहा है लॉन्ग टर्म, तो क्या देखेगा फिक्स चार्ज कवर में? वो ये दोनों रेशियोज लगाएगा, जो कंपनी के बैलेंस शीट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, कंपनी का EBIT को इंटरेस्ट से डिवाइड करेगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के प्रॉफिट से कितने टाइम्स है, कि भाई कंपनी मेरा इंटरेस्ट जो है उसको चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो डिनोमिनेटर में जो इंटरेस्ट चार्ज है वो जैसे क्रेडिटर का इंटरेस्ट है। जी सर, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट आप ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये डिवेंचर्स के लिए हो गया, क्यों, क्योंकि डिवेंचर्स को प्रिंसिपल अमाउंट तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मिलेगा, तो इस समय तो वो सिर्फ कंसर्न होंगे अपने इंटरेस्ट को लेके। तो अगर डिवेंचर्स को चेक करना है तो फिक्स चार्ज कवर देख लेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे अपने प्रॉफिट से, अच्छा दे पाएंगे तो ठीक है, मैं इनको उधार दे देता हूँ, मतलब इनके डिवेंचर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तो ये आप लोगों को क्लियर है कि डिवेंचर होल्डर जो है वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि भाई कितना मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। और अगर सपोज किसी फॉर एग्जांपल ये वाला बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, क्योंकि भाई बैंक को तो अगर हम EMI की बात करें तो उसमें तो दोनों चीजें होती है ना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट। तो जो बैंक है वो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट्स दोनों को मिला के, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये क्विक रेशियो करंट रेशियो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद EPS भी हम कर चुके हैं, प्रॉफिट या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अगर आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है DPS अपॉन EPS, ठीक है। DPS को EPS से डिवाइड कर दीजिए तो आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे।
फिर वहां से आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी और कुछ नई चीजें भी पता चलेगी। चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे। आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा ग्रुप मैच करता है। लिक्विडिटी रेशो के अंदर करंट रेशो और डेट इक्विटी रेशो आता है? नहीं सर। तो ये गलत है। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर डेट इक्विटी रेशो और डेट सर्विस कवरेज रेशो आता है? ये सही है। ये सही है। एक्टिविटी रेशो में डेटर्स वेलोसिटी रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो आता है? ये भी सही है। गलत है, पहला सही है ना। अभी तो पढ़े हमने एक्टिविटी रेशोज और मैंने बताया था डेटर्स टर्नओवर को डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं और ओके स्टॉक ओके यस। जी स्टॉक टर्नओवर भी उसी का पार्ट है। फिर उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी था और ईपीएस भी था। ये भी करेक्ट है। ये भी इसका सही है। मतलब जी क्वेश्चन में यहाँ पर एरर है, इट डज नॉट मैच पूछा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो इसलिए इसमें एरर्स हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ये वाला मैच नहीं कर रहा है। लिक्विडिटी रेशो के अंदर करंट रेशो एंड क्विक रेशो आता है। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट डेट इक्विटी रेशो कल हमने किया था ना सॉल्वेंसी में, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर इंटरनल इक्विटीज डिवाइड बाय एक्सटर्नल इक्विटीज, वही वाला सर। सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशो के बारे में कौन सी बात करेक्ट है? लिक्विडिटी रेशो का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करना होता है, नहीं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करना होता है। करंट रेशो लिक्विडिटी चेक करता है वन पीरियड ऑफ टाइम की। सही है ये सही है। क्विक रेशो 9-10 महीने की लिक्विडिटी चेक करता है? गलत नहीं, और ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। टाइम यस और शॉर्ट टर्म। नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन। नेट वर्किंग कैपिटल नहीं मैडम, वो तो 1 साल का करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से करेक्ट फॉर्मूला बताइए। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। ये सही है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला ये भी सही है। नहीं, गलत है, करंट लायबिलिटीज होगा। यहाँ पर करंट होता है। कोई की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी सेम है। हाँ, नहीं दोनों में सर, से है। सेम मैं आपको बता देती हूँ, सेम नहीं होता, लेकिन क्विक रेशियो में डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज आता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या करंट लायबिलिटीज प्लस करंट एसेट्स होता है? माइनस होता है। हाँ, ठीक है, और वैसे भी देखिए नेट का जो मतलब है वो जनरली माइनस ही होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करंट एसेट्स में से जब आपको क्विक एसेट्स निकालने होते हैं तो कौन सी वो आइटम है जिसको हम रिड्यूस नहीं करते? ट्रेड डेब्टर्स। नॉट रिड्यूस। प्रीपेड एक्सपेंस को करते हैं, इन्वेंटरीज और स्टॉक एक ही बात हो गई। तो आंसर हो जाएगा ट्रेड डेब्टर्स। ठीक है, चलिए अब आ गया है क्वेश्चन करने वाला। तो ये तो बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, इन सबको फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए करंट एसेट्स। बताइए करंट एसेट्स में क्या क्या लिखूं? स्टॉक आएगा, तो क्या आएगा? 10, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख लूं। डेटर्स आएगा 12, स्टॉक भी आएगा, कैश भी आएगा, कैश आएगा, बैंक। प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे 2 और बस करंट एसेट्स में तो ये आएगा। टोटल बताइए कितना आएगा? और 25। 25 एक चीज मिल गई तो हमें ये तो पता चल गई, ये वाला तो ठीक है, बी वाला। लायबिलिटी। अच्छा, फिर करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। करंट लायबिलिटी में आएगा आपका क्रेडिटर 7, क्रेडिटर 7, बैंक ओवरड्राफ्ट 4 और बताइए क्या आएगा? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 2,
कितना हो गया 13, ये भी सही है। और क्या पूछा है, क्विक रेशियो, तो पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्विक एसेट्स निकालनी पड़ेगी। क्विक एसेट्स के लिए क्या करेंगे, स्टॉक करंट निकाल एसेट्स में देंगे, से जी दो चीजें माइनस करेंगे, क्या क्या, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 10 12 माइनस कर देंगे। 10 और 2 -12 कितना आ जाएगा 13 13। वही 13 1:1। तो इसका ऑल आर मतलब करेक्ट। नहीं, क्विक एसेट्स इन्होंने 12 बोला है ना, हमारा तो 13 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ए वाला स्टेटमेंट गलत हो गया ना। और क्विक रेशियो निकाल भी लेते हैं, 13 मतलब क्विक एसेट्स डिवाइड्स बाय करंट लायबिलिटीज, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1:1 ही आ रहा है। करंट लायबिलिटीज 13 आ रही है, करंट एसेट्स 25 आ रही है, लेकिन क्विक एसेट्स हमारी 13 आ रही है, ना कि 12। आंसर हो जाएगा ए। डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो मैडम- सकता है कि जी सर पूछे। मैडम क्विक एसेट में बता दीजिए एक बार। जी सर मैं बता देती हूँ। देखिए सर क्या होता है, जो क्विक एसेट्स होते हैं, जब आपको करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड Prepaid. एक्सपेंसेस इन दो आइटम्स को आप माइनस कर देते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो होता है क्विक एसेट्स। इन दोनों को इसलिए माइनस करते हैं सर क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये कैश में कन्वर्ट अपने ही टाइम पे होंगे, क्योंकि स्टॉक डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, वो कब खरीदेगा, और प्रीपेड एक्सपेंस डिपेंड करते हैं अपने टाइम पे, कितने महीने के वो प्रीपेड। अगर 3 महीने का तो 3 महीने बाद ही एडजस्ट होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्विक एसेट्स के अंदर नहीं रखते। एक मैडम वीडियो में देखा था, जी सर बताइए। वो बता रहे हैं कि क्विक एसेट वो है जिसका नेक्स्ट स्टेप है कैश होगा। जिसका अगर जैसे नेक्स्ट स्टेप है जो ट्रांजैक्शन में कैश आ जाएगा तो क्विक एसेट होता है। जैसे वो डेप्टर हो गया, और सर ऐसे तो इसमें भी तो आ जाएगा स्टॉक में, आप स्टॉक स्टॉक बेचेंगे तो बैंक तो अकाउंट हो डेबिट। सकता है डेप्टर क्रिएट हो जाए कि स्टॉक रॉ मटेरियल भी हो सकता है, तो लेकिन गारंटी अगर नहीं है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये स्टॉक मेरा कैश में बिक गया, तो फिर तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा मेरा। बैंक कैश कुछ भी कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। मैडम कैश क्विक एसेट में नहीं आएगा। कैश बिल्कुल आएगा सर। देखिए क्विक एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जिसको ज्यादा समय गवाए बिना हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कैश, बैंक, चेक, और अब देखिए ऐसे तो डेटर्स में भी डाउट है, देगा नहीं देगा, और 6 महीने से ज्यादा है वो हो जाता तो है ना। उसको हम उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो डेटर्स वाला है वो यहाँ पर फिर भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि डेटर्स हम सिर्फ 6 महीने तक के रखते हैं यहाँ पे, अदरवाइज उसको हम फिर नॉन करंट में लॉन्ग शिफ्ट कर टर्म में, देते हैं। नॉन करंट में डाल देते ठीक है, तो उस हिसाब से जो ये वाले डेटर्स हैं ये आपके, आप कह लीजिए मतलब 6 महीने के अंदर अंदर तो फिर रिकवरी होनी होनी नहीं होगी, तो इसको हम इस कैटेगरी से ही हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, जो रूल है वो ये है कि करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस आप माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपको क्विक एसेट्स मिलते हैं, विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। और बोलते प्रीपेड एक्सपेंस तो कभी कैश हो ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी खर्च हो गया, कहाँ से कैश होगा। सर कैश नहीं होगा, लेकिन वो जो आपने पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं आप, तो उसका एडजस्टमेंट तो होगा, बात तो वही हो गई भाई, आपने उस समय पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया था। ठीक है, और वैसे भी जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो कैश में तो कन्वर्ट हो भी नहीं सकता, वो तो एक्सपेंस है, उसका आपको क्या मिलेगा, उसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा सर। तो कैश नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्विक नहीं है। सर देखिए ये जो मतलब आप चीज कह रहे हैं, इसके लिए सर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मैंने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा है
कि प्रीपेड एक्सपेंस को इसलिए एक्सक्लूड नहीं, मतलब इसमें इसलिए एक्सक्लूड करते हैं। हो सकता है कोई इजी याद करने के लिए वो फॉर्मूला बता दे इसे। हाँ वही बात है सर कि देखिए लेकिन मेरे ख्याल से फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो हर कंडीशन में फुलफिल हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे। वहां अगर पूछा और आपने फॉर्मूला लगा दिया तो सर आपकी तो मेहनत ही खराब हो जाएगी। ऐसे ही ना मैं आपको एक YTM के अंदर एक चीज है, YTM में क्या है ना, एक शॉर्टकट है, ठीक है, लेकिन वो जो शॉर्टकट है वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। आंसर देता है और सही आंसर देता है, लेकिन अगर वो आपको कुछ नियर बाय में वैल्यू दी हो, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। और जबकि अगर ऑप्शंस आपके ऐसे हुए 22.03, 25.10, तो वहां पर आप फेल हो जाएंगे। तो क्या फायदा सर ऐसा शॉर्टकट सीखने का, कि आप उसको सीखने में मेहनत भी करें और फिर बाद में आपको एग्जाम में अगर कुछ चीजें बदल गई तो ये काम नहीं करेगा। तो या तो अगर आप इस तरह की ट्रिक्स को याद रखते हैं तो फिर बहुत इनके साथ आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है कि कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो आसपास तो ऑप्शन नहीं है तो डाल सकते हैं इसको। जी अगर सपोज एग्जाम में अगर कुछ इस तरह की कुछ ऐसी चीज नहीं पूछ ली आपसे, तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कैश वाला। लेकिन सर चलिए प्रीपेड एक्सपेंस में तो कैश वाला लग रहा है, ठीक है, लेकिन स्टॉक में तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि जो हमारी सेल होगी वो कैश में होगी या क्रेडिट में ही होगी सिर्फ। और क्रेडिट में भी होगी तो वो तो डेटर्स बन जाएंगे, डेटर्स तो आते हैं क्विक एसेट्स के अंदर। सोचिए, ठीक है सर। जी तो मेरे ख्याल से तो ये याद करना ज्यादा इजी रहेगा कि भैया स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देना है क्विक एसेट्स निकालने के लिए, खत्म, ठीक है सर। जी फिर भी अगर आपको कोई ऐसा डाउट होता है कुछ होता है तो आप मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगी। कभी कभी क्या होता है सर, हमारे ना समझने में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है, हम उस चीज को किसी और तरीके से समझ लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन इजी है। चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉक एसेट, करंट एसेट्स है, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, नेट वर्किंग कैपिटल, बहुत सारी चीजें निकालनी है, तो निकालना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के नीचे ना देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए करंट एसेट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। आप लोग बताइए करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें लूं। स्टॉक रहेगा 15, जी डेप्टर डेटर्स रहेगा कितने 16, रहेंगे? डेप्टर डेप्टर 16, 16 रहेंगे 16 सर। में एक बार मोर देन इंक्लूड वो है ना, मोर देन 6 मंथ More दिया than हुआ है तो 6 उसको month एक्सक्लूड रहेंगे। करेंगे। तो 3 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो Exclude। हम हाँ यहाँ पर लेंगे 13 13, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म लोन तो आएगा नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट लेकिन अब देखिए टर्म लोन है 24 का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग पेबल है विद इन 12 मंथ्स 6, 6 को ले लेंगे। Yes. लेकिन इसमें लेंगे कहाँ, करंट लायबिलिटी में, हम्म, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ लिख लेते हैं करंट लायबिलिटी में 6 ये हो गई, 8 आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश 4 है, वो तो Current करंट assets में एसेट में जाएगा। आएगा ना। हाँ जी। एसेट में हाँ प्रीपेड आपका यहाँ पर आएगा, आउटस्टैंडिंग करंट 5 एसेट है में जी, नीचे ले लीजिए, और प्रोविजन भी आएगा आपका 2, प्रोविजन करंट लायबिलिटी। प्रोविजन आपके करंट लायबिलिटी में आते हैं सर, प्रोविजन नहीं लायबिलिटी। जो प्रोविजन है सर अगर वो मेंशन नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो हम उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन मानते हैं, वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो जरा एक बार मुझे इसका टोटल बता दीजिए करंट एसेट्स का सबसे पहले। 20, 32, 36, 46 36, 36 सर सही है 36 हाँ
36. चाहिए करंट एसेट 36 है और करंट लायबिलिटीज 21. 21। हम्म, कुछ रहा तो नहीं है ना हमारा 21. 21 यार। चलिए फिर उसके बाद क्या है, करंट रेशो भी निकाल लेते हैं फिर। 36 डिवाइड्स बाय 21 कितना आ रहा है? कितने 1.71. 12.7 आएगा. 12:7. अच्छा ये क्विक रेशो है, एक मिनट, यही आ रहा है ना सेम? थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने 2 डिजिट में लिया, राउंड थोड़ा सा राउंड ऑफ किया होगा, तो ठीक है। हाँ इसको वही है, ये करेक्ट है, 1.7 to is हाँ to जी 1. ये करेक्ट है। अब नेट वर्किंग कैपिटल भी निकाल लेते हैं, जब हमारे पास सब कुछ है तो। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट करंट लायबिलिटीज। कितना आ जाएगा? 36 माइनस 21 आ रहा है कि 15? 15. yes sir. ठीक है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये हमारा इसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं क्विक रेशो, लेकिन क्विक रेशो के लिए क्या चाहिए? पहले क्विक एसेट्स चाहिए, तो 36 में से क्या हम माइनस करें? और निकाल देंगे प्रीपेड एक्सपेंस. 15. 15 और 4. 4 कितना आ जाएगा? 17. 36 माइनस 15 माइनस 17 आ जाएगा। ये क्विक एसेट्स होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 21 से। ये आ रहा है आपका 0.809 समथिंग आ रहा है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 0.8 बना दें। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? विच इज नॉट करेक्ट? ए इज नॉट करेक्ट ड्यू टू करंट लायबिलिटी विच इज 21 नॉट 22। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरे को मैडम एक डाउट था, प्रोविजनिंग में सोच रहा था एसेट में आएगा. अच्छा तब बता देती हूँ सर। देखिए सर, जो प्रोविजंस होते हैं ना, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर और किसी भी रीजन के लिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं, तो अगर जब तक मेंशन नहीं होगा तो तब तक हम प्रोविजन जो गिवन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म मानते हैं। पहली बात तो ये सर। और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो हमारे करंट लायबिलिटीज के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं। एक्सपेंसेस लॉस होता है. जी लॉस होता है, ठीक है. ठीक है सर। जो लॉन्ग टर्म प्रोविजनिंग होता है वो एसेट होता है. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है। एसेट्स में तो सर मतलब ऐसे प्रोविजंस तो नहीं जाता है। जनरली जो प्रोविजंस है वो लायबिलिटीज के अंदर ही जाता है। रिजर्व्स हो गया, प्रोविजंस हो गया, ये सब आपके लायबिलिटीज में जाते हैं। शॉर्ट टर्म होगा तो करंट लायबिलिटी पे, लॉन्ग टर्म होगा तो वो कैपिटल स्टेट में जैसे आता है ना. सिक्योरिटी, हाँ जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता कि जी. जब आप उस जगह को खाली करेंगे तब आपको मिलेगा, तो 2 साल 4 साल बाद मिलेगा। तो इस तरह का जो प्रोविजन है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये आपका नॉन करंट में जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। वो कैपिटल साइट आता है ना, अभी समझ में आया. जी सर। मैडम जी पूछिए। मैडम कार्ड एसेट में 13 कहाँ से आया है? ये वाला 13 सर, हाँ हाँ जी मैं बताती हूँ। देखिए सर, करंट एसेट्स आप ये जो डेटर्स है ना, ये आपको 16 दिए हुए टोटल, ठीक है। और बोला है कि इसके अंदर 3 डेटर्स जो हैं वो आपके मोर देन 6 मंथ से आउटस्टैंडिंग है। मैंने ये चीज आप लोगों को पढ़ाते हुए क्लियर की थी कि जहां पर भी आपको आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स मिलेगा तो वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, करंट लायबिलिटी से हट जाएगा, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा और करंट एसेट से हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 में से जो आपके नॉन करंट एसेट्स में चले गए उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे करंट एसेट्स लेनी है ना, और जो मोर देन 6 मंथ आउटस्टैंडिंग है वो हमारे करंट एसेट्स नहीं है।
ठीक है सर, इसलिए हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसको एक्सक्लूड करके तब हम लेंगे, 16 में से 3 माइनस करके लेंगे। 13 हमारे करंट एसेट्स है आउट ऑफ 16। ठीक है सर, जी और कोई डाउट? अब आजकल ना इन वाले क्वेश्चंस का बड़ा ट्रेंड बढ़ गया है कि 4 बार तो हम लोग ऑप्शंस ही पढ़ते रह जाए। देखिए करंट रेशियो ये दिया हुआ है 1.33:1, पिछले साल था और इस साल ये सेम है। ठीक है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ, लेकिन जो क्विक रेशियो है वो आपका 0.69 to 0.97 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये जो चेंज आया है ये क्यों आया, क्विक रेशियो में किस वजह से आया होगा? स्टॉक ज्यादा बढ़ गया होगा, स्टॉक अच्छा ठीक है सर, आप और स्टॉक तो प्रीपेड ठीक है, एक्सपेंस। लेकिन हम बिना इंफॉर्मेशन के कैसे कहते हैं? क्या पता प्रीपेड एक्सपेंस में चेंज आया, हाँ वो भी हो सकता है है। ना? तो जहां पर भी आपको इस तरह की बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वहां पर आप लोगों को भी अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना है और सीधा इस तरह के ऑप्शंस को इनकरेक्ट कर देना है। कैसे कहते हैं कि सिर्फ स्टॉक की वजह से चेंज आया होगा? तो स्टॉक वाले सारे हटा दो सबसे पहले तो। ठीक है, ये चीज क्लियर है कैसे हटा दिया हमने? हम नहीं कह सकते अपनी तरफ से, क्योंकि 2 आइटम होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक। अब देखिए क्या हुआ है, ये आपका बढ़ा है, इसका मतलब क्योंकि करंट लायबिलिटीज तो ऊपर वाले रेशियो में भी सेम रहती है, अगर करंट लायबिलिटी के अंदर कोई चेंज आया होगा तो फिर तो चेंज यहाँ पर भी आता। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्विक रेशियो के अंदर भी करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज कहाँ पर है? क्विक एसेट्स में चेंज है। अब क्विक एसेट्स में 2 चीजें आती हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये सिर्फ स्टॉक के बारे में कह रहे हैं तो हम नहीं कह सकते इस चीज को, तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएंगे। अब देखिए इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली क्विक एसेट्स भी आपकी बड़ी होंगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ होगा तो फिर तो कम होगी। समझ रहे हैं? ये इस तरह की क्वेश्चंस आजकल पूछने लगे जिसमें कि आप लोग पूरा सोच के एक एक चीज को ध्यान में रखें तब आंसर करें, नहीं तो 1 सेकंड में क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब जो क्विक एसेट्स है वो आपकी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि अगर डिक्रीज हुई होती तो रेशियो में डिक्रीज हुआ होता। और ट्रिक्स पता है तो टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी पढ़ के वो बारीक से सोचेंगे तो बहुत टाइम चला जाता है उसमें और रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। जी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे भी आपको इस तरह की क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं तो आप बिल्कुल जो आपने पढ़ा हुआ है उसको एकदम से अप्लाई कीजिए कि स्टॉक अकेला जब 2 आइटम आते हैं तो हम एक आइटम के बारे में नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो दो अगर आप लोगों ने 2 ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना सीख लिया तो काफी हद तक आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, और 2 ऑप्शन तो सच में बहुत इररेलेवेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेट वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 80, इसका मतलब एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें ना अकाउंट से ज्यादा मैथमेटिक्स यूज होती है, तो उनको लगता है कि आप लोग कर ही लेंगे। तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल इसका मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 80 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज मिल गई। दूसरी चीज बोला कि जो करंट रेशियो है वो 1.5:1 है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स Current upon assets current liabilities is equals to 1.5 divided by 1। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1.5 करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाली इक्वेशन में 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 16 होगा। जी सर, ये मैं अभी स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। तो फिर करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 80 डिवाइड्स बाय 0.5 कितना आएगा? 160।
बताइए। हाँ 160 आ रहा है, हाँ यहाँ पर जी, इस मैम। 160 को पुट कर दीजिए। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 160, 240 ये आपका आ जाएगा 240। 240 तो हमारा आंसर है, क्या पूछा है? अच्छा देखिए यहाँ पर भी ना, हालांकि इन्होंने ऑप्शन इस तरह के दिए नहीं है, हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन 160 240 और 240 160 भी ऑप्शन दे सकते हैं। हाँ। वहां पर सही से पढ़ना जरूरी है। पहले करंट लायबिलिटी पूछा है, फिर एसेट। तो करंट लायबिलिटी कितना है 160 और करंट एसेट्स है 240। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, करंट रेशियो जो है वो इनका फेवरेट है, पता नहीं क्यों फेवरेट है, लेकिन फेवरेट है। एक बार देख लीजिए किस तरह से हमने किया है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता है ना, तो बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चंस करना। और ये आपका 2 मार्क्स में है, ये वाला इवन जितने भी अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो 2 मार्क्स में है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ जरा, जैसे कि हम लोगों ने अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे ना, ये वाले, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो यहीं से ना एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि बताइए करंट रेशियो क्या आएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे क्विक रेशियो कितना आएगा, तीसरे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि बताइए नेट वर्किंग कैपिटल कितना आएगा। तो इस तरह से 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आपसे एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि फाइनल अकाउंट में तो पूछे हुए इस तरह के क्वेश्चन। सीआई में वो पूछ सकते हैं मैडम। इससे नहीं होता है तो, जी मैम, इससे तो नहीं आता है। मैम फाइनल अकाउंट में पूछा हुआ है। जब मैं अभी फाइनल अकाउंट के आपको एमसीक्यूज कराऊंगी ना, तो उसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए सीआई हुए थे। में पूछ सकता है मैडम ऐसे लंबा लंबा देके सीआई में। सर जेआईबी में भी पूछा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उसमें इतनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक में सीओजीएस निकालिए, दूसरे में ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, फिर उसके बाद और क्या था, नेट प्रॉफिट निकालिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। इस तरह से एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब 8 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए तो देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन फाइनल अकाउंट में तो क्लियरली क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, अलग अच्छा अलग मैडम क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अच्छा है, जी कैसे भी पूछेंगे कर लेंगे। हाँ जी सर, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज इन क्वेश्चंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन से, नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन से ज्यादा ही मार्क्स देंगे। ठीक है, और ज्यादा चैप्टर्स थोड़ी ना इस तरह के, एक कंपनी हो गया, एक रेशो हो गया, एक वाईटीएम हो जाएगा, और बस न्यूमेरिकल्स के तो ये 2-3 चैप्टर्स हैं। बैंक अब तो रिकंसिलिएशन से भी पूछता है ये। हाँ, बीआरएस से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, बल्कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से इतना नहीं पूछते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस को स्टडी किया ना, तो 10-15 क्वेश्चन मुश्किल से, मतलब ज्यादातर जो पूछा जाता है बेसिक्स पूछते हैं। मॉड्यूल बी की बात कर रही हूँ, बीआरएस पूछते हैं, बेसिक्स पूछते हैं, बेसिक्स के अंदर वही कैश बुक वगैरह से चीजें रिलेटेड, और 1-2 क्वेश्चन कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पूछ ले तो पूछ ले। एक आपसे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जरूर पूछते हैं, चाहे एक क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये जरूर आता है, क्योंकि इसके भी काफी क्वेश्चंस थे मेरे पास। और क्या है उसके अंदर, वो जो बस यही है। कन्वेंशन जी मैम, कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, हाँ ये वो सब। बेसिक्स में, हाँ जी यहाँ से पूछते हैं। इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस। ठीक है, हम्म, और मॉड्यूल सी में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल अकाउंट, रेशियो एंड कंपनी। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर, तो फाइनल अकाउंट कोई टफ नहीं है, वही आपका ट्रेडिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें से सिर्फ अगर आपको फॉर्मेट बनाना आता है तो आपको फॉर्मुलेज भी आप निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ग्रॉस प्रॉफिट बता दीजिए, तो नहीं आता आपको फॉर्मूला, कोई बात नहीं, फॉर्मेट बनाना तो आता है। ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाइए, जो जो चीजें आपको याद है कि आती है, उनको डेबिट क्रेडिट में लिखिए, बैलेंसिंग कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 9th क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ द फॉर्म 35, रिजर्व्स 11, डिबेंचर्स 80, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 6। पूछा क्या, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या था कि जो भी आपके हाँ जी डेट्स होंगे डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं ना फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये कितना आ जाएगा, 35 2:1 6 2:1 2:1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। बस एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपसे फॉर्मूला पूछा है सॉल्वेंसी रेशियो का। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइड्स बाय नेट वर्थ होता है। देखिए होता तो है, लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इसको सिंपल नेटवर्थ नहीं बोलते, इसको टेंजिबल नेटवर्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेंजिबल नेटवर्थ, बताइए जरा। क्योंकि हम लोग नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट्स को हटा देते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है तो या तो जो शेयर कैपिटल होती है प्लस रिजर्व्स हो गए माइनस जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स है उसको माइनस कर दीजिए। एक तो ये तरीका था जी। दूसरा तरीका क्या था, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के अंदर क्या था, फिक्स्ड एसेट्स और आपकी करंट एसेट्स। लेकिन इसमें से हम इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं लेते, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। इसीलिए सिंपल नेटवर्थ नहीं, इसको टेंजिबल नेटवर्थ बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टेंजिबल नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइड्स बाय टेंजिबल नेटवर्थ, ना कि सिर्फ नेटवर्थ। ठीक है, तो यही वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है टेंजिबल एसेट्स अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ होता है। ये आपके उसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको आप यहीं से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि सारे फॉर्मूलेस नहीं दिए हैं बुक में। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है टेंजिबल एसेट्स डिवाइड्स बाय टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक है, फिर उसमें टेंजिबल नेटवर्थ होता क्या है, नेटवर्थ में से जब आप जी सर कैपिटल है, टेंजिबल नेटवर्थ में ये आप कब निकलेगी, जब आप नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट्स को हटा देंगे तो आपको टेंजिबल नेटवर्थ मिल जाएगा। और टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स में से इंटेंजिबल एसेट्स हटा दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसमें वो ए हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइड्स बाय टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक है,